नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू आवर सीरीज लेट्स क्रैक सीसैट 2026 टुगेदर। आज हमारा एपिसोड 2 है, जहां पे मैं आपके साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। इनफैक्ट आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, इट इज ऑल अबाउट गेटिंग इनटू द आरसी माइंडसेट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो सवाल होते हैं उसको किस तरह से अप्रोच करना है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। और उसको अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हमारा माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए उसको आज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट शुड बी योर आरसी माइंडसेट। इवन बिफोर गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर आइडिया, मुझे आपके साथ एक जनरल ट्रेंड ऑब्जर्वेशन की डिस्कशन करनी है कि अगर हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे या फिर अगर सिंपली सीसैट की बात करेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीसैट स्टार्टेड इन 2011। लेट मी चेंज द कलर टू ब्लैक हियर, थोड़ा सा ब्लैक कलर में चलते हैं। 2011 में सीसैट पेपर आया, ठीक है। और 2015 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो इट बिकेम क्वालिफाइंग, ठीक है। और अगेन सो वी हैव टाइम पीरियड टिल 2025, करेक्ट। सो 2011 से 2025 तक के आपके पास, मैं कहूँगा, 15 पेपर्स आराम से पड़े होंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर फोकस करोगे, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर हैज बीन अ ट्रेंड वेयर फ्रॉम 2011 टिल 2014, क्योंकि मैं उसी ट्रांजिशन के एरा में था प्रिपरेशन में भी, जहां पे मैंने इसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया। क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काफी रिलाई करते थे, तो 2011, 12, 13, 14 के जो पेपर्स थे उसके अंदर ना, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जनरली काफी लेंदी हुआ करते थे, ठीक है। इट वॉज अ लेंदी कॉन्सेप्ट जहां पे बड़े बड़े पैसेजेस आएंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे। और क्योंकि ये लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, लेकिन देवर रिलेटिवली इजियर। पता है क्यों? क्योंकि आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते थे। और इस तरह के सवाल आएंगे कि पैसेज में से डायरेक्टली कोई लाइन होगी, उसी के ऊपर एक सवाल आ जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, स्पेशली सिंस 2015, मैं कहूंगा 2015 से अगर आप देखोगे आज तक, दी पैसेजेस आर गेटिंग शॉर्ट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो दे आर नॉट लेंदी, दे आर मच शॉर्टर टुडे, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेंदी नहीं मिलते, लेंदी भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन पैसेजेस शॉर्ट आ रहे हैं, लेकिन आपके सवाल कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहे हैं। तो पैसेजेस आर शॉर्ट बट दे फोकस मोर एंड मोर ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन, ऑन थिंग्स लाइक व्हाट इज द क्रिटिकल मैसेज आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉर्ट पैसेज। क्या अजम्पशन कर सकते हो, क्या इन्फरेंस कर सकते हो, व्हाट इज द लॉजिकल एंड रैशनल आइडिया बिहाइंड दिस, वट एवर द ऑथर इज लिंक। इस तरह के सवाल आपने बहुत ज्यादा देखे। और छोटे छोटे शॉर्ट पैसेजेस हैं, और शॉर्ट पैसेजेस पे एक या दो ही सवाल रह रहे हैं, एंड दोज क्वेश्चंस आर बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, एंड दैट इज व्हाई यू सी दैट the students are finding this particular era as quite tougher for clearing CSAT। although qualifying हो चुका है, फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी और टफनेस जो है एग्जामिनेशन की और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये एक ट्रेंड ऑब्जर्व करना है। ऑल्दो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो भी डिस्कशन आपके साथ करूंगा, तो आई विल बी डिस्कसिंग बोथ आइडियाज। इनफैक्ट मेरा फोकस रहेगा कि मैं थोड़ा सा इस तरफ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करूं, और यहाँ पे भी फोकस रहेगा, जैसे आई विल बी फोकसिंग ऑन से 2013, 2014, देन 2018, 19 एंड लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर या फिर उन पैसेजेस से ही हम लोग हमारी नॉलेज को बिल्ड करेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथ शॉर्टन हुआ है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, तो ये चीज दिमाग में रखना है। और आपका आरसी का माइंडसेट कैसे होना चाहिए, देखिए, एक स्टूडेंट्स के अंदर गलत धारणा बिल्ड हो चुकी है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे अपना वोकेबलरी बढ़ाना है, मुझे जैसे दे थिंक दैट यू नीड टू टॉक लाइक शशि थरूर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज हाई हाई फंडा वर्ड्स, है ना, कि ये वर्ड्स मुझे जानने हैं, वो वर्ड्स मुझे जानने जरूरी नहीं है। ओके, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट reading comprehension is not about your English, it is not about your grammar, it is not about your vocabulary, it is not about how you speak, it is not about how many words you know, it is not about how high-fi your English is. No, वो उसके बारे में नहीं है। सबसे पहले इस चीज को दिमाग में डालना है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आते। अगर कोई समझ लो अपनी जैसे हिंदी भाषा से पढ़े हुए हैं, या फिर अगर कोई है जो कन्नड़ा मीडियम से पढ़ा हुआ है, जैसे कर्नाटका में कन्नड़ा मीडियम से भी आते हैं, या फिर मराठी मीडियम से आए हुए हैं, तो उनको लगता है कि यार मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो मुझे रीडिंग कॉम्पिटिशन से बहुत डर लगता है। तो कुछ नहीं, सबसे पहली चीज आपको समझना है, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश और वोकैब और ग्रामर, कुछ नहीं।
ठीक है, इट्स सिंपली अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने आ रहा है और अगर आपने वो अंग्रेजी पढ़कर आपने जो वो पैसेज बताना चाहते वो समझ गए तो काफी है, उतना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। नो नीड ऑफ एक्सटेंसिव ग्रामर, नो नीड ऑफ वर्ड्स। जो लॉजिकल चीजें उसने बताई है पैसेज में वो समझना है, आर्गुमेंट को एनालाइज करना है, और अल्टीमेटली आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर है कि आजकल के जो सवाल आ रहे हैं दे आर मोर अबाउट डिसीजन मेकिंग इटसेल्फ। और जो पहले वाले सवाल वो करते थे वो रिलेटिवली सिंपल क्यों थे, क्योंकि उसका जवाब सीधे पैसेज में मिलेगा। अभी फिलहाल होता क्या है, पैसेज तो पढ़ा है, उस पैसेज को मैंने समझा हुआ है और उसके समझने के ऊपर क्वेश्चन है, और कई बार जो ऑप्शंस होते हैं ना थोड़ा सिमिलर टाइप के होते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगने लगता है। तो इट्स नॉट अबाउट योर लैंग्वेज, इट्स नॉट अबाउट ग्रामर, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सो आपको फोकस किस चीज पे करना है, आपको फोकस करना है कि वो ऑथर क्या बता रहा है। ठीक है, जब भी आप पढ़ोगे ना सबसे पहले आपको समझना है दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। एंड कई बार प्रॉब्लम क्या होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझने में, कि जो पैसेज हमें दिया जाता है ना वो एक बड़े से आर्टिकल में से कुछ छोटा सा स्निपेट निकाला हुआ है। तो उसके अंदर कई बार होता क्या है कि आपको अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे उस पैसेज में। जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे, उसको डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे, वहां पे आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये पहले लाइन में कुछ बोल रहा है और दूसरे लाइन में शायद उसका थीम बदल चुका है। एक्चुअली नहीं, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे, आपको उस कनेक्ट को ही ढूंढ निकालना है। तो ये पैसेज होते क्या है, कोई लिखता है क्या, नहीं। जो भी आपको पैसेज मिलेंगे ना दे आर फ्रॉम सम पर्टिकुलर आर्टिकल, जहां से बीच में से एक स्निपेट उठाया हुआ है विच मेक्स सेंस। ओके, दैट्स इट। ऑलराइट, तो आपको ऑथर क्या कह रहा है, ऑथर का इंटेंशन क्या, ये समझना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ऑथर कौन है, ही है, शी है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है, बट ये नहीं सोचना है कि ऑथर कौन है। राइट, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का, उसके बारे में सोचना है। और ध्यान रखना है जो भी पैसेज बेस्ड रीजनिंग करनी है, यानी कि जो आपने उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में पढ़ा हुआ है उसी के बेसिस के ऊपर आपको जवाब ढूंढना है। होता क्या है, स्टूडेंट्स जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो कई बार अपना आउटसाइड नॉलेज उसमें लगा देते हैं, और वो पता है क्यों होता है, क्योंकि जो पैसेज होता है दैट पैसेज इज फ्रॉम योर कंटेम्प्रेरी टाइम्स। जैसे मुझे याद है कुछ सालों पहले डेमोक्रेसी पे एक पर्टिकुलर पैसेज आ गया, तो यू ऑल टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, यू ऑल रीड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर एनवायरमेंट से जुड़े हुए आते हैं। रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गया, तो आप देखोगे यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैं जानता हूँ, और आपके दिमाग में ऑलरेडी उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, और शायद आपका कुछ बिलीफ सिस्टम होगा, आपका कुछ थॉट प्रोसेस होगा, एंड वी ट्राई टू प्रोजेक्ट दैट थॉट प्रोसेस ऑन पैसेज। ये नहीं करना है। व्हेन यू गेट इनटू आरसी माइंडसेट, प्योरली सिंपल लॉजिक रखना है, ये उस पैसेज में क्या बता रहा है मुझे उसी तक सीमित रहना है। ठीक है, मुझे बाहर से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी, और अगर ऑप्शन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो वो तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा ना आसानी से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो रिमेंबर इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट्स नॉट अबाउट ग्रामर, इट्स अबाउट अंडरस्टैंड। उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ वेल यू रीड। पहले हुआ करता था, शायद मैं कहूंगा 2011, 12, 13 में कितना तेजी से पढ़ते हो शायद वो मैटर करता था, अभी नहीं करता है। क्योंकि अगर अभी भी जैसे अगर लेंदी पैसेज है कल को, तो इट मैटर्स, जल्दी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेंदी पैसेज है तो बहुत सारे पैराग्राफ्स पढ़ने हैं, उसको समझना है, तो जितना तेजी से पढ़ोगे उतना अच्छे से आप टाइम मैनेज कर सकते हो। टुडे इट्स नॉट अबाउट हाउ वेल यू रीड, इट्स एक्चुअली अबाउट हाउ वेल यू अंडरस्टैंड एंड थिंक। किस तरह से आप सोच रहे हो, किस तरह से आपने उस पैसेज को समझा है, ये जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर जब मैं पैसेज को देखूंगा, पैसेज पढ़ने जाऊंगा, तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। आई एम गोइंग टू गिव यू बेसिक आइडिया व्हिच इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ठीक है, इट माइट वर्क फॉर यू, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, बट आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। ठीक है, क्योंकि जो मेरा फिलोसफी है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब हाउ टू अप्रोच इट। सबसे पहली चीज जो मैं क्या करता हूं वही आपको बता रहा हूं। पैसेज पढ़ने से भी पहले एक बार क्वेश्चन को ग्लांस कर लो, ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, शायद कुछ ना समझ में आए, ऑप्शन भी मत पढ़ो, डोंट इवन रीड ऑप्शन, बट जस्ट रीड दी क्वेश्चन कि क्या पूछ रहा है। क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह के क्वेश्चन है, शायद एक एक पर्टिकुलर पैसेज है जिसमें 2 सवाल है। एक सवाल में पूछ रहा है कि शायद क्रिटिकल मैसेज क्या है बताओ, दूसरे में बता रहा है क्या अजम्पशन कर सकते हैं, क्या लॉजिकल रीजनिंग है। अगर आपको ये भी समझ में आए कि मुझे पैसेज पढ़ के मुझे कोई चीज इन्फर करनी है, मुझे पैसेज पढ़ के कोई चीज अज्यूम, जो अजम्पशन हो सकते हैं उसको समझना है, सो यू हैव दैट question in your mind, or the type of question in your mind, and then you approach the passage in a much better way.
तो जो ग्लांस करना है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डालना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्लांस करने पे आपको पता चलेगा कि सवाल क्या पूछ रहा है, इज इट आस्किंग कोर आइडिया और इज इट आस्किंग समथिंग टू अज्यूम, इज इट अ क्रिटिकल मैसेज, इज इट इन्फरेंस, ये समझना है। एक बार आपने क्वेश्चन को ग्लांस कर दिया, फिर उसके बाद पैसेज पे चलना है। अब पैसेज पे जब चलोगे ना, पैसेज को अंडरस्टैंड करना है कि पैसेज का स्ट्रक्चर कैसा है। पहले तो काफी बड़े बड़े पैसेजेस हुआ करते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और आजकल छोटे पैराग्राफ्स आ रहे हैं, शायद 4 लाइन 5 लाइन का कुछ पैराग्राफ होगा, या फिर शायद थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, या फिर एक बड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज जहां पे इंट्रो बॉडी कंक्लूजन है, या फिर उसमें मल्टीपल थीम्स भी हो सकते हैं। इसको आइडेंटिफाई करो, पढ़ते समय इसको आइडेंटिफाई करना है कि अगर छोटा है तो मतलब इजी है, ऐसा नहीं कह सकते, बट आपको उसके थीम को समझना है। कई बार होता क्या है, एक ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में मल्टीपल थीम्स कवर किए जाएंगे, तो आपको जब आप पढ़ रहे हो उसी टाइम पे पेन लेकर उसको नोट डाउन करते रहना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अब जब आप पढ़ना शुरू करोगे, जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो, उसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एन आर्ट, ठीक है। आरसी को सॉल्व करना भी एक आर्ट है, और वो आर्ट अगर आपको समझना है तो इट कम्स बेस्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर रीडिंग। क्योंकि जैसे आपने आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं ना एक किताब यार 3 दिन में खत्म कर लेता हूँ, 4 दिन में खत्म कर लेता हूँ। अगर लॉजिकल वे में देखा जाए तो दे आर नॉट रीडिंग वर्ड बाय वर्ड। तो किस तरह की रीडिंग कर रहे हो ये जरूरी होता है। कई बार होता क्या है, ऑथर्स क्या करते हैं, लंबे लंबे लाइंस इस्तेमाल करते हैं विच वुड रादर बी यूजलेस, ठीक है। तो इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि कई बार हम लोग एक आध लाइन स्किप करके पहुंच सकते हैं कि यार ये वो कुछ कुछ डिटेल्स बता रहा है, शायद किसी फॉरेस्ट के बारे में डिटेल बता रहा होगा, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लिया और अगली लाइन पे चले गए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इट 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 बिकम्स और यू गेट परफेक्शन with practice. So you become an expert or connoisseur in that particular art by practice. तो ज्यादा प्रैक्टिस करना है, समझना है, ठीक है। अब जब आप पढ़ोगे तो आरसी को डिवाइड करो। अगर छोटा पैराग्राफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर समझ लो थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, उसको डिवाइड करो। डिवाइड कैसे करना है, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके अपने हिसाब से छोटे छोटे अल्फाबेट लिखो, या फिर कोई कोई छोटा सा कीवर्ड दे दो कि हाँ भैया इट इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, इट इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और सर ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, देखो, इन द पैसेज देयर कैन बी कीवर्ड विच एड्स और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग एल्स, या फिर कोई एक्सेप्शन बताता है। इनफैक्ट लेट मी गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स, ठीक है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कीवर्ड्स का एक कोलेशन किया हुआ है। दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, आप और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे एडेड पॉइंट्स है। एडेड पॉइंट्स मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर मोस्ट प्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड, ठीक है। तो एंड मतलब वो उसके बारे में कोई और चीज बता रहा है, तो ये एडेड पॉइंट बता रहा है। तो ये इसके जो कीवर्ड्स हो सकते हैं, एंड हो सकता है, ऑल्सो हो सकता है, मोर ओवर, फर्दर मोर। फर्दर मोर मतलब इसके साथ और भी एडिशन कर रहे हैं, या फिर बिसाइड्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो क्लासिकली यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, पैसेज में ना लंबे लंबे स्टेटमेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे ढेर सारे वर्ड्स होंगे, तो उसका तात्पर्य आपको निकाल लेना है। अब ये कह रहा है नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस, तो मतलब दोनों पॉइंट एक ही चीज को बता रहे हैं, या फिर एक ही कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो एडेड पॉइंट हो सकते हैं, फिर कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक चीज बताई, उसको कॉन्ट्रास्ट कर दिया, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स बट, कुछ और बता रहा है, तो बट हो सकता है, हाउएवर, अगेन ऑल दीज आर जस्ट सिनोनिम्स। बट, हाउएवर, ऑल्दो, दो, येट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन कॉन्ट्रास्ट, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, है ना, डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इस तरह के भी टर्म्स आ सकते हैं। नेवरदलेस, नॉनदलेस, है ना, ये कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट बता रहा है। इसका मतलब क्या है, इस कीवर्ड के पहले वाला जो लाइन है ना, ये कुछ और बता रहा है, और उसके आगे वाला लाइन जो है ना, वो कुछ और बता रहा है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में दो भाग है। फर्स्ट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एक्स एंड द सेकेंड पार्ट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक एक्स, इट इज समथिंग एल्स। यहां पे द फर्स्ट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एक्स एंड द सेकेंड पार्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर राइट नाउ कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। इसके अलावा कॉज इफेक्ट पॉइंट हो सकते हैं कि ये हुआ इसलिए ये हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में मैंने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन देयर कैन बी इंपैक्ट ऑन द माइक्रो क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर सॉइल इरोजन, है ना,
तो इसका मतलब क्या, कॉज, कोई एक चीज हो रही है जिसका इफेक्ट क्या है, बिकॉज, सिंस, ड्यू टू, ओविंग टू, लीड्स टू, रिजल्ट्स इन, देयरफॉर, दस, हेंस, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको इस स्टेटमेंट के पहले वाला चीज आपको एक फेनोमेना एक्सप्लेन करेगा, उसकी वजह से कुछ और हो रहा है, ये समझना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हो सकते हैं जहां पे ऑथर उसमें बिलीव करता है, ठीक है। ये ऑथर का एक जो कन्विक्शन होता है ना, जैसे अब कोई ऑथर है, वो कहता है कि हमारे देश में समझ लो कम्युनल डिसहार्मनी बढ़ती हुई जा रही, अनडाउटेडली द कम्युनल डिसहार्मनी इज इंक्रीजिंग, बट वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग असिमिलेटिव फैक्टर्स और असिमिलेटिव ट्रेट्स इन आर सोसाइटी, कुछ इस तरह की चीज। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं ऑथर ने, क्लियरली, अनडाउटेडली, इसका मतलब क्या है, ये आपको ऑथर की थॉट प्रोसेस को समझाते हैं, और दीज कीवर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द इन्फरेंस कि ऑथर क्या बता रहे हैं, इसको समझने में काफी मदद करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, आरसी को सबसे पहले डिवाइड करना है। अगर समझ लो इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, तो छोटे छोटे सेक्शंस में अपना आप पेन तो इस्तेमाल करोगे, पेन से इस तरह के ब्रैकेट बना लो और आप उसको कुछ नोमेनक्लेचर दे सकते हो, ताकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो वापस वहां पे जाकर इमीडिएटली उस पॉइंट पे पहुंच सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, कीवर्ड के तो सीधे सीधे से गोले बना लो, कीवर्ड पे गोले बना लो और उससे आपको आइडिया आ जाएगी, ओके। तीसरा है ऑथर के आर्गुमेंट को अंडरस्टैंड करना है, और जैसे मैंने बताया कीवर्ड का लिस्ट और भी लंबा हो सकता है, बट ये कुछ बहुत ही कॉमन कीवर्ड्स जो मैंने ऑब्जर्व किए ना आरसी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस में, ये मैंने आपको दिया हुआ, ठीक है। इट हेल्प्स विथ बिल्डिंग योर आरसी थॉट प्रोसेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद पहुंचो क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन के ऊपर जब पहुंचोगे तो मेरा एक थॉट प्रोसेस हुआ करता था कि क्वेश्चन आपने पढ़ा, ऑप्शन देखने से पहले बोलो कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द आंसर। अगेन यू डोंट नीड एन एग्जैक्ट आंसर, बट ठीक है, मतलब जैसे आपने एक पैसेज पढ़ लिया और आपको एक फील आ रहा है, what is the logical conclusion or what is the most important message or the critical message from this particular passage, अरे मुझे लग रहा है कि ऑथर ये बता रहा है, दैट इज द आइडिया, है ना। तो अगर आपका थॉट प्रोसेस सही है तो यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू एलिमिनेट एंड रीच द आंसर। तो ऑप्शन देखने से पहले खुद से ही जवाब देने की कोशिश करो कि ऑथर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसके आर्गुमेंट क्या है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, ओके। सो उससे क्या होता है कि यू विल बी एबल टू रीच टू द आंसर वेरी इजीली। एंड एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करना है, बहुत जरूरी है, यूज एलिमिनेशन टेक्निक्स। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं हमेशा एक एक फोकस मेरा हमेशा फोकस रहता था कि कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने, 50-50 तक तो पहुंचना है, क्योंकि आपका 50-50 पहुंच गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग इंक्रीजेस इमेंसली। 50-50 मतलब एक सही है एक गलत है, तो देन यू कैन delve a little deeper, think a little deeper and probably arrive at the right answer, okay, and उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एलिमिनेशन कैसे करना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर हम लोग जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन रखेंगे वहां पे हम लोग एलिमिनेशन की टेक्निक्स को भी समझेंगे, बट जैसे ही मैं सॉल्व करता जाऊंगा अभी आपको वो टेक्निक्स पता चलते हुए जाएंगे, उसको भी नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू गेट द आइडिया व्हाट शुड बी योर आरसी माइंडसेट। आई एम रिपीटिंग, बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझाता हूं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट अबाउट लैंग्वेज। तो आज से ही सबसे पहले ये सोचना शुरू करो कि नहीं आता है मुझे अंग्रेजी, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ के सॉल्व कर सकता हूँ। कई बार होता क्या है कि अगर कोई कोई चीज समझ में नहीं है ना अंग्रेजी में, उसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लो बगल में, उस शब्द को हिंदी में पढ़ लो, अपने आप ही समझ में आ जाता है। अगेन फॉर पीपल हु आर फ्रॉम रीजनल लैंग्वेज दैट माइट बी अ कॉम्प्लिकेशन, बट अगेन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग इन इंग्लिश, से इंग्लिश टर्म नहीं समझ में आ रहा है, तो उस तरफ हिंदी वाले ट्रांसलेशन में देखो और समझो। फोकस होना चाहिए समझने के ऊपर, इट्स नॉट अबाउट योर लैंग्वेज और ग्रामर, ओके, समझ में आ रहा है। एंड फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग्स। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। मैं कहूंगा आई हैव एक्चुअली सेलेक्टेड 2 पैसेजेस जहां से मतलब I'll try to explain you how to solve. In fact, I'll solve it like I used to solve. ठीक है, दिस इज फ्रॉम 2025। जैसे मैंने बताया कुछ इकोसिस्टम के बारे में लिखा है, मैं पैसेज पढ़ने से भी पहले एक बार सवाल देख लेता हूं। कितने सवाल है? 2 सवाल है यहाँ पे। पहला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स क्रिटिकल मैसेज। तो ये पूछ क्या रहे, क्रिटिकल मैसेज। अब क्रिटिकल मैसेज मतलब फिर से ये नहीं सोचना है वो क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकली एग्जामिन वाला नहीं। क्रिटिकल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, बहुत ही क्रूशियल मैसेज, क्रिटिकल मैसेज इस पैसेज से क्या है, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहे हैं,
विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस, तो क्या पूछ रहे, एक तो पूछ रहे क्रिटिकल मैसेज और दूसरा पूछ रहे क्या अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं पैसेज को। मैंने सवाल नहीं पढ़ा, मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़े, कुछ नहीं किया, बट आई डिड फोकस ऑन व्हाट इट इज आस्किंग। अब पढ़ते हैं। मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम जस्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी विल अफेक्ट इट्स commercial potential. I hope you can read it. Maintaining an ecosystem just to conserve biodiversity will affect its commercial potential as well as, I hope you can see one keyword, तो मैंने नोट कर लिया as well as। तो दो चीजें बता रहा है। क्या बता रहा है कि इकोसिस्टम को कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी will affect its commercial potential as well as livelihood dependent on the ecosystem। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दो पार्ट है, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, दोनों मिलकर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, यानी किसी भी इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी की बात है। ठीक है, तो मैंने मतलब पहला स्टेटमेंट ये मैंने पढ़ लिया। देयर इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, देयर इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग एन इकोसिस्टम ओनली फॉर लाइवलीहुड, फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और स्ट्रिक्टली फॉर कंजर्वेशन। अब अगर इस चीज को समझ गए हो तो ये जो पहला स्टेटमेंट बता रहे हैं कहीं ना कहीं उसी का एक तरह का एलैबोरेशन है। ठीक, so you understand this is another statement and both these statements are actually telling the same thing. What they are telling is किसी भी इकोसिस्टम को के दो फिनोमेना हो सकते हैं। अब ऑथर क्या बता रहे हैं, एक तो प्योर कंजर्वेशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, प्योर कंजर्वेशन मतलब उस इकोसिस्टम को ऐसे को छोड़ो, जैसे समझ लो फॉरेस्ट है, कोई भी इकोसिस्टम है, उसको कुछ करो ही मत, ऐसे कैसे रखो। ऑथर कह रहे उसका भी नुकसान है। दूसरा कह रहा है कि अगर आप उसको प्योर कमर्शियल वे में उसको एक्सप्लॉइट करें तो उसका भी नुकसान है। ठीक है, दोनों चीज बता रहे हैं। ठीक है, ये भी नुकसान है, ये भी नुकसान है। इसका मतलब कि ही इज टॉकिंग समथिंग लाइक अ बैलेंस, एक बैलेंस की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है, इकोसिस्टम का इस्तेमाल भी करो और उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट भी करो और उसको कंजर्व भी करो, दोनों चीजें करनी चाहिए, वो कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉरेस्ट। अब पूरा का पूरा मुद्दा ही बदल गया। आई वॉन्ट यू टू फोकस दिस हियर, क्योंकि अभी ये दो चीजों के बारे में बता रहा था, कंजर्व और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, एंड नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट डिफॉरेस्टेशन। दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन कॉज ड्यू टू कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन विल लीड टू, नाउ यू डू अंडरस्टैंड दिस इज अ कीवर्ड, विल लीड टू, कॉज इफेक्ट विल लीड टू इनडायरेक्ट हार्म लाइक फ्लड्स, सिल्टेशन प्रॉब्लम एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, मतलब बेसिक आइडिया है। ठीक है, और यहां पे भी दो चीजें हैं कि अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे इससे दो चीजें होंगी, एक तो बर्बादी होगी, मतलब जैसे मतलब सॉइल इरोजन होगा एटसेट्रा हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम, एक और कीवर्ड, अपार्ट फ्रॉम दैट एडवर्सली अफेक्ट्स लाइवलीहुड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। मतलब दो चीजों के बारे में, एक तो क्लाइमेट के ऊपर भी इंपैक्ट है और दूसरा चीज है कि जो लोग फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है उनके ऊपर भी इंपैक्ट हो रहा है। गुड, ठीक। लास्ट स्टेटमेंट है these conflicts, now he is talking about conflicts, these conflicts, now he spoke about a conflict here. What is the conflict going on? The conflict between using ecosystem only for livelihood, मतलब केवल कंजर्व करके और उन लोगों की लाइवलीहुड के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर या जैसे ओनली फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन एंड कंजर्वेशन, इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बात करें। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर पर्टिकुलरली एक्यूट इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर the dependence of people on ecosystem is significant and commercial exploitation has the potential to boost national income. Classically, जैसे हमारे देश का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा होते हैं हमारे यहाँ पे कि क्या एक्सप्लॉइट करे कमर्शियली या फिर केवल कंजर्व करे और लोगों की जो भी नीड्स होंगी उसको फुलफिल करे। तो लाइवलीहुड और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के बीच कहीं ना कहीं एक बैलेंस की जरूरत है, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जरूरत है। दैट इज द बेसिक आइडिया। ओके, दैट्स द बेसिक आइडिया आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज। तो सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर इन द पैसेज। तो हम लोगों ने देखा ऑथर क्या कन्वे कर रहा है, किसी भी इकोसिस्टम को केवल कंजर्व करना भी अच्छा नहीं है, या फिर केवल लोगों की लाइवलीहुड के बारे में सोचना या फिर केवल कमर्शियल एस्पेक्ट सोचना, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। ओके, अगर कमर्शियल एस्पेक्ट पे जाओगे तो वो मतलब क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स करेगा, लोगों की लाइवलीहुड के ऊपर इंपैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने की बात कर रहा था। ठीक है, ओके, ऑल्दो बैलेंस वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, बट दैट इज द अल्टीमेट आइडिया दैट वी डिसाइफर्ड फ्रॉम द पैसेज। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। Conservation of biodiversity is not an issue to be worried about when some people depend on ecosystem for their livelihood. मतलब this
can be eliminated very easily. क्या बोल रहा है? Conservation of biodiversity is not an issue to be worried about. This itself is an extreme statement कि biodiversity के बारे में वरी करना हमें जरूरत है. Some people depend on it. इसकी वजह से हमें वरी करने की जरूरत नहीं. Absolutely wrong है. Kind of absurd. ठीक है. Commercial exploitation of forest goes against the fundamental rights of people dependent on forest for food and shelter. ठीक है. Again, out of passage knowledge कि अगर आप commercially exploit करोगे forest का, it goes against fundamental right of people dependent on forest. This doesn't talk about or the passage does not talk about it. हाँ, logically thought ठीक है, but again ये passage के completely बाहर वाली चीज है. Okay, sustenance of livelihood and degradation of ecosystem while being together exacerbate one another leading to conflicts and imbalance. यही तो वो बता रहा था कि अगर लोगों की लाइवलीहुड फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड है और अगर आप फॉरेस्ट की बर्बादी कर रहे हो तो दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इट लीड्स टू मोर प्रॉब्लम्स और इसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत होती है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में. ये बताया. ठीक है, मोस्ट लाइकली यही आंसर है. फोर्थ वाला, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोसिस्टम शुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड. अब इसको देखकर ही बदल रहे कंप्लीटली स्टॉप्ड. आई डोंट लाइक दिस, हटा दिया. तो आंसर इज सी हियर. आई होप यू गेट हाउ वी ट्राई टू सॉल्व इट लॉजिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to above passages the following assumptions have been made. तो कौन से assumption हम लोग कर सकते हैं? ठीक है. No country needs to depend on ecosystems to boost national income. Extreme statement है. No country needs to depend on this. ये तो सीधे सीधे assume कर भी नहीं सकते. It's not it cannot be assumed. It is completely wrong assumption. ठीक है. Next है, resource rich countries need to share their resources with those of scant resources so as to prevent the degradation of ecosystem. अब अबो पैसेज के ऊपर से तो हम इसको assumption नहीं कर सकते, but in a more principled life or more principled world, I think this would make sense कि जिसके पास ज्यादा है वो शेयर करे, लेकिन पैसेज से ये assumption नहीं कर सकते. This is quite clear. Both of them are absolutely wrong. So neither one nor two, हम लोग इन दोनों में से कोई भी चीज assume नहीं कर सकते. ठीक है, ऑलराइट. चलिए एक और पैसेज लेते हैं. नाउ दिस इज फ्रॉम 2018, पैसेज नंबर 4 है. दिस इज मोर काइंड ऑफ अ पर्सनल काइंड ऑफ अ पैसेज. समझ लो किसी राइटअप में से निकाला हुआ किसी ऑथर का. दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड आई एम एंग्शियस दैट India should rid herself of all shackles that bind and contain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of body and spirit. काफी लंबा स्टेटमेंट है, आपने देखा होगा. यही टिपिकल पैसेज की स्टेटमेंट्स होते हैं, काफी लंबे लंबे स्टेटमेंट होते हैं और अलग अलग कंजंक्शन से ऐड किए हुए रहते हैं. सो दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन. इसका मतलब क्या है, आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे एक बहुत ही की पॉइंट है. ऑथर ने अपने मोस्ट ऑफ, यहाँ पे बता रहा है दो आई हैव डिस्कार्ड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, मतलब मच है, नॉट ऑल. ध्यान रखना है, यहां पे अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो कि नॉट ऑल. इसी से पता चलता है मच ऑफ माई पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड आई एम एंग्शियस दैट इंडिया शुड ऑल्सो रिड. अब ये कह रहे हैं मैंने तो कर दिया है, एंड आई एम एंग्शियस दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ ऑफ ऑल द शैकल्स. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज a little confusing for students. शायद हो सकता है कि यहाँ पे मैंने कुछ चीजें डिस्कार्ड कर दी है और इंडिया को सारे शैकल्स करने चाहिए. All shackles that bind and contain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent free development of body and spirit. Okay, okay. Next, इतना जो कह रहा है ये एक पार्ट है मैसेज का कि this is one part of the message where the author has discarded her thoughts and beliefs which were connected to the past और चाहते हैं कि इंडिया भी करे वो चीजें, all those shackles which divide India, which hurt Indian society, etc. That's the idea. Which hurts the development of people. लोगों की free physical development and free spiritual development. I think spirit, हाँ, spiritual development, physical development को harm करने वाली चीज, ये चीज बताई. ठीक है. नेक्स्ट है दो. यहाँ पे दो का मतलब अगेन एक्सेप्शन आ गया. आई होप यू गेट दिस पर्टिकुलर कीवर्ड. बहुत ही जरूरी कीवर्ड है दो. I seek all this yet I do not wish to cut myself from the past. मतलब मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कार्ड की है, मैं बहुत सारी चीजें भूल गई हूं, लेकिन मैं अपने पास्ट से कंप्लीटली कट नहीं होना चाहती. ओके, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस. आई एम प्राउड ऑफ ग्रेट इनहेरिटेंस मतलब हमारे देश की जो धरोहर है, पुरानी धरोहर है, ग्रेट इनहेरिटेंस है हमारी, उसके बारे में प्राउड हूं.
and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. बेसिक क्या कह रहे हैं ऑथर, अब किसी एक राइटर में से निकाला हुआ है, इसको पढ़ के लगता है कि यार क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके ऊपर वाला नीचे वाला चीज हमको चाहिए ना व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, बट दिस आल्सो गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑथर हैज रिफॉर्म्ड। उनको लगता है कि हमारे हमारे इतिहास में कुछ कुछ चीजें हैं जो शायद अच्छी नहीं है और दे हैव गॉटन रिड ऑफ इट। इंडिया को भी चाहते हैं कि इंडिया भी उसको इंडिया ऑल्सो गेट रिड ऑफ दोज प्रॉब्लम्स विच हैम्पर दिस सोसाइटी। लेकिन आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई ग्रेट हिस्ट्री, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई ग्रेट इनहेरिटेंस, एंड आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड टू दैट बिकॉज we have that history from immemorial times. So right from the dawn of history in the immemorial past of India, मैं वो लिंक बरकरार रखना चाहता हूँ। ठीक है, दैट्स द आइडिया। क्लियर? अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, इससे पहले क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, बट क्वेश्चन को देखना चाहिए था। तो ऑथर वांट्स इंडिया टू रिड हरसेल्फ ऑफ पास्ट बॉन्ड्स बिकॉज, यही पूछ रहे हैं क्यों गेट रिड करना है करके। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑथर वांट्स इंडिया टू रिड हरसेल्फ ऑफ सर्टेन पास्ट बॉन्ड्स बिकॉज ऑथर सोचते हैं कि कुछ जो हमारे पास्ट वाली चीजें हैं वो शायद हमें डेवलप होने में हैम्पर कर रहे हैं। दैट इज द बेसिक आइडिया ना, वही तो बताया था। चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। ही इज नॉट एबल टू सी द रेलेवेंस ऑफ द पास्ट। ओके, ही इज नॉट एबल टू सी द रेलेवेंस ऑफ द पास्ट। नहीं, दिस इज एक्चुअली एक्सट्रीम, गलत है ये। देर इज नॉट मच टू बी प्राउड ऑफ, ये तो गलत है। हम लोगों ने देखा कि द ऑथर इज प्राउड ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस, दे टॉक अबाउट द हिस्ट्री, ये भी गलत है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली गलत है ना। ऐसे थोड़ी है कि ऑथर इंटरेस्टेड नहीं है, ऑथर इंटरेस्टेड है। ऑथर हिस्ट्री के उन पार्ट्स में इंटरेस्टेड है जो हमें मदद कर सकते हैं, जो हमारे लिए हम उसके बारे में प्राउड फील कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो वो चाहते हैं कि हम लोग उससे थोड़ा दूर रहें। ठीक है, ये भी गलत है। दे ऑब्स्ट्रक्ट हर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, एब्सोल्युटली यही तो चीज बता रहे थे। The author wants India to rid herself of the certain past bonds because they obstruct her physical and spiritual growth. अब आप सोच रहे होंगे सर ये टर्म्स तो मुझे मिले नहीं, हम लोगों ने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, हम लोगों ने इसको यहाँ पे स्पेसिफिकली, लेट मी चेंज द कलर, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट। ठीक है, बॉडी एंड स्पिरिट की डेवलपमेंट को प्रिवेंट करते, वही तो बता रहे हैं। दैट इज द आंसर, दैट इज हाउ यू अराइव एट द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, राइट? So I hope I made sense to you. So I wanted to explain or begin your thought process regarding reading comprehension, and I think I have given you a good enough start. ठीक है, तो अगले डिस्कशंस में हम लोग चर्चा को कंटिन्यू करेंगे और भी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे हम लोग पैसेजेस को सॉल्व करें, किस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, सो आई होप दैट आई हैव पुट यू इनटू अ गुड आरसी माइंडसेट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट हो, प्लीज रीच आउट टू मी। दीज आर दी आईडीज। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जहां पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ये मेरा नंबर भी है जहां पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। डू प्रिपेयर वेरी वेल एंड स्टिक टू योर शेड्यूल, एंड प्लीज remain in positive mindset. So till I see you next time in the next video, take care, have a good one. Jai Hind.